So in this video we will discuss about notions and approaches of knowledge, which is chapter 1 of understanding discipline and subject, which is a subject in B.Ed curriculum. So the most general question or the popular question asked from this chapter is what is knowledge and how many kinds of knowledge are there. So first of all we will define knowledge, that knowledge refers to awareness of or familiarity with various objects, events, ideas or ways of doing things. तो नॉलेज से तात्पर्य है कि अगर हम एक किसी स्टेट ऑफ अवेयरनेस में हो या फिर हमें फैमिलैरिटी हो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, इवेंट्स हैं, आइडियाज़ हैं या फिर जो वेज़ हैं किसी काम को करने के। तो अगर हम लोग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं या अवेयरनेस में है या फिर हमारी फैमिलैरिटी है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, आइडियाज़ हैं या फिर जो वेज़ हैं चीज़ें करने के, तब हम उसको नॉलेज की संज्ञा देंगे। And the dictionary meaning of knowledge is facts, information and skills acquired through experience or education, the theoretical or practical understanding of a subject. तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो नॉलेज का मीनिंग है वो है फैक्ट्स, तथ्य जो है या फिर इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन है या फिर जो स्किल्स है जो एक्वायर करी जाती हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, जैसे हाउ टू स्विम, हाउ टू सिंग। तो इस तरह की जो स्किल्स एक्वायर की जाती है एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर एजुकेशन के थ्रू जो एक्वायर किए जाते हैं फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और जो स्किल्स एक्वायर की जाती हैं एजुकेशन के थ्रू, यानी कि जैसे अगर हमने कोई पर्टिकुलर कोर्स किया, जैसे कि लैंग्वेज का कोर्स किया और हमें उस लैंग्वेज का ज्ञान हो गया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी ओरिजिन या उसको बोलने का तरीका या फिर उसकी वोकैबुलरी का हमें ज्ञान हो गया, तो हमें उस नॉलेज के तो हमें उस लैंग्वेज के जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसका जो है हमें नॉलेज, हमें ज्ञान ग्रहण हो गया है। द थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, इसलिए जो नॉलेज जो है वो एक सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब दोनों तरह से। मीनिंग ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेरियस फिलोसफर्स, तो जो डिफरेंट फिलोसफर्स थे उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स जो नॉलेज के रिगार्डिंग रखे थे, उसमें कि नॉलेज में क्या एलिमेंट्स होने चाहिए और किसको हम नॉलेज कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते, ट्रू नॉलेज किसे हम कह सकते हैं, किसे नहीं कह सकते, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस किया। सो अकॉर्डिंग टू वेटली, द वर्ड नॉलेज स्ट्रिक्टली एम्प्लॉयड इम्प्लाइज 3 थिंग्स विच ट्रुथ, प्रूफ एंड कन्विक्शन। तो वेटली के अकॉर्डिंग जो वर्ड है नॉलेज, इसमें स्ट्रिक्टली 3 चीज़ें होनी चाहिए, जो कि है ट्रुथ, प्रूफ और कन्विक्शन। इसमें सच्चाई होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सच्चाई होनी चाहिए, वो वेल प्रूफ्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिना प्रूफ के वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं बन सकती, और कन्विक्शन होना चाहिए, उसके आई विटनेस होने चाहिए। नॉलेज इज़ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इट वॉज गिवन बाय विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ है जो डेवलप होती है एक्सपीरियंस के थ्रू। बिना एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती, और जो समझ जो है वो एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप हो पाती है, वो नॉलेज कहलाती है विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग। नॉलेज इज़ डिफाइंड एज व्हाट वी नो, knowledge involves the mental processes of comprehension, understanding and learning that go on in mind and only in mind, however much they involve interaction with the world outside the mind and interaction with others, and it was given by Wilson। तो विल्सन के अकॉर्डिंग नॉलेज जो है जो हम जानते हैं, और नॉलेज में 3 मेंटल प्रोसेसेस जो है, जो कि कॉम्प्रीहेंशन, उसको उसकी जो समझ हो पाना, अंडरस्टैंडिंग, जो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो हमारी समझ डेवलप हो पाना, या फिर लर्निंग, जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसको हम हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो याद कर पाए। तो अगर हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं या उसे याद कर पा रहे हैं, और ये तीनों जो है मेंटल प्रोसेसेस हैं, क्योंकि ये दिमाग के अंदर चलती हैं, तो ये दिमागी प्रोसेसेस है। इसका जो है दूसरा, ये माइंड की प्रोसेसेस है,
ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती हैं कि कोई और ऑर्गन के थ्रू जो है हम ये 3 प्रोसेसेस को एक्वायर कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ये माइंड की प्रोसेस है और एंड ओनली इन द माइंड, और ये सिर्फ माइंड की ही प्रोसेस है. हाउएवर मच दे इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड आउटसाइड द माइंड एंड इंटरेक्शन विद अदर्स. भले ही उसमें हमारा इंटरेक्शन बाहरी दुनिया से क्यों ना हो, जो दिमाग से, मस्तिष्क से जो बाहर की दुनिया है उसमें ही हमारा उसके थ्रू हमने वो इन्फॉर्मेशन क्यों ना ग्रहण करी हो, चाहे दूसरों से इंटरेक्शन के थ्रू हमने वो नॉलेज ग्रहण करी हो, लेकिन जो है नॉलेज जो है वो मेंटल प्रोसेस है. उसको इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रीहेंड कर पाना, उसको अंडरस्टैंड कर पाना और उसे लर्न कर पाना. टू नो इज़ टू नो दैट यू नो नथिंग, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू नॉलेज अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स. तो सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है हम उसे तभी ट्रू नॉलेज बोल पाएंगे जब हम एक ऐसे स्टेट ऑफ पोजीशन, एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाएंगे जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाएगा या बोध हो जाएगा कि जो हम जानते हैं वो कुछ नहीं है और अभी जानने के लिए जो है अभी भंडार और भरा पड़ा है. जैसे कि अगर इन्फॉर्मेशन है, अगर 100% है सपोज़, और अगर 100% में से हमें इस बात का ज्ञान हो जाए कि हम अभी सिर्फ 10% ही जानते हैं और अभी 90% और बचा है जानने के लिए, वही है ट्रू नॉलेज. वो सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने परिभाषा दी है नॉलेज की. नॉलेज इज़ एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी कम्युनिकेटेड और शेयर्ड. इट वॉज गिवन बाय एली. तो एली के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस है या फिर इंफॉर्मेशन है जिसको कम्युनिकेट एक से दूसरे को मतलब बताकर जो है उसको फैलाया जा सकता है या फिर शेयर किया जा सकता है, बांटा जा सकता है. तो वही उन्होंने नॉलेज की उपाधि दी है उसको, जो एक्सपीरियंस या फिर इंफॉर्मेशन है जो कि एक पर्सन ने एक्वायर किया है और उसको वो दूसरे से बांट रहा है, शेयर कर रहा है या उससे कम्युनिकेट, उसे फैला रहा है, एक से दूसरे को बता रहा है. नाउ वी विल डिस्कस कंसेप्ट ऑफ नॉलेज. तो अब हम जो नॉलेज है उसका कंसेप्चुलाइजेशन को डिस्कस करेंगे. सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेनरेबल ट्रेडिशंस इन द फिलोसफी ऑफ नॉलेज कैरेक्टराइजेस नॉलेज एज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ. सो जो सबसे पुरानी बिलीफ जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है नॉलेज के रिगार्डिंग, उसने नॉलेज का करेक्टर बताया है कि जो नॉलेज है वो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है, यानी कि जस्टिफाइड जो कि प्रूव्ड है, जिसका है हमारे पास, ट्रू उसमें सच्चाई है. और बिलीफ यानी कि वो होती है जो कि जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, मतलब जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो इनफाइनाइट टाइम से चलती आ रही है. इनफाइनाइट टाइम से तात्पर्य है कि क्योंकि हमें उसका ओरिजिन, उसका एग्जैक्ट डेट का नहीं पता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वो चलती आ रही है, वो बिलीफ है, वो एक पर्टिकुलर कल्चर में या एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन में चलती आ रही है. वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती जा रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो उसने एक बिलीफ जो ह्यूमन स्टेट ऑफ माइंड है जो कि वो एक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग उसमें मतलब उसको अडेप्ट कर पा रहे हैं, उसको जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका जो ह्यूमन माइंड है जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बिलीफ बन जाता है. तो जो पुरानी जो मेथडोलॉजी है नॉलेज को डिफ़ाइन करने की, जो पुरानी फ़िलासफ़ी है उसने नॉलेज को डिफ़ाइन किया है जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ. Although not all the philosophers agree that justified true belief does in fact adequately characterizes the nature of knowledge, it remains the most dominant conception of knowledge. Thus for many knowledge consists of 3 elements. लेकिन जो ये जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है ये बाकी फ़िलासफ़र्स जो है इससे प्रभावित नहीं हुए कि इसको नॉलेज को हम जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ ही बोलेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी बिलीफ्स थी जिनको जो बाद में जो एक्सपीरियंस और साइंस के थ्रू, जो एम्पायरिकल एविडेंस है उसके थ्रू जो है वो रॉन्ग प्रूफ हुई थी और बाद में उसकी जो है दूसरी व्याख्या निकली थी, मतलब दूसरा एक्सप्लेनेशन निकला था जो पुराने मेथड से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, अपोजिट था. तो जो करेक्टर है नॉलेज का या फिर नेचर है नॉलेज का, ये एक बहुत डोमिनेंट क्वेश्चन रहा है. तो इस वजह से जो बाद में जो फ़िलासफ़ी आई नॉलेज के रिगार्डिंग, उन्होंने नॉलेज में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे कि हम उसे नॉलेज कंसिडर कर पाएँ. तो फर्स्ट
जो कंपोनेंट है वो है अ ह्यूमन बिलीफ और मेंटल रिप्रेजेंटेशन अबाउट अ स्टेट ऑफ अफेयर। तो एक ह्यूमन बिलीफ होनी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ह्यूमन बिलीफ होनी चाहिए, या फिर जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है एक ह्यूमन का रिगार्डिंग अ स्टेट ऑफ अफेयर, कि किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर स्टेट ऑफ अफेयर के रिगार्डिंग जो उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, उसके दिमाग में क्या उसके प्रति रवैया है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसके प्रति पॉजिटिव है या फिर उसे एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव वे में उस बात को वो ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये एक ह्यूमन बिलीफ है या फिर मेंटल रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन का रिगार्डिंग स्टेट ऑफ अफेयर। और जो दूसरा एलिमेंट है वो है दैट एक्यूरेटली करस्पॉन्ड टू द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट इज़ ट्रू, और जो कि एक्यूरेटली करस्पॉन्ड कर रहा है, एक्यूरेटली जो है इक्वल है जो जो एग्जैक्ट स्टेट ऑफ अफेयर है, जो सही इंफॉर्मेशन है उससे जो है वो इक्वल या फिर करस्पॉन्ड कर रहा है या कोइंसाइड कर रहा है, मतलब उसके समान जो है वो प्रेजेंट मतलब उसके समान प्रेजेंट हो रहा है जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग, और जो कि ट्रू यानी कि सच है। जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि एक्चुअल तथ्य हैं वो सच है और उससे जो मेल खा रही है, जो ह्यूमन बिलीफ है उससे कोइंसाइड कर रही है, करस्पॉन्ड कर रही हैं। और थर्ड एलिमेंट है दैट द रिप्रेजेंटेशन इज लेजिटिमेटाइज्ड बाय लॉजिकल एंड एम्पिरिकल फैक्टर। और जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उस बिलीफ का या ह्यूमन बिलीफ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो लॉजिकल और एम्पिरिकल फैक्टर्स के थ्रू जो है वो लीगलाइज या लेजिटिमेटाइज यानी कि जायज़ ठहराया जा रहा है। जो तर्क और जो एम्पिरिकल फैक्टर्स जो एक्सपीरियंस से गेन किए जाते हैं, एविडेंस से गेन किए जाते हैं, जो फैक्टर्स हैं उन जो है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो लीगलाइज जो लेजिटिमेटाइज्ड है लॉजिकल और एम्पिरिकल फैक्टर्स के थ्रू। To be clear about this last statement, it is not considered knowledge if for example, a child when asked about the molecular nature of water says H2O because he is parroting what he has heard. अगर हम इस लास्ट स्टेटमेंट को समझना चाहें दैट द रिप्रेजेंटेशन इज लेजिटिमेटाइज्ड बाय लॉजिकल एंड एम्पिरिकल फैक्टर्स, तो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने एक चाइल्ड को वाटर का जो मॉलिकुलर नेचर है उसके बारे में हमने पूछा और उसने H2O बोला, लेकिन उसका जो ये आंसर है वो मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि उसने उसको जो उसने आंसर बोला उसको उसे तत्व ज्ञान नहीं है, उसका मीनिंग नहीं पता है। उसने डायरेक्ट वही बोल दिया जो वो सुनता आ रहा है या कहीं से उसने सुना है, उसको उसका जस्टिफाइड मीनिंग नहीं पता है, उसने जो रटा है वही बोल दिया है। In contrast, a chemist who answers H2O has knowledge because his representation is meaningfully networked and justified by much prior knowledge and careful deductive work. लेकिन वहीं अगर केमिस्ट ने H2O बोला तो उसका जो आंसर है उसका मीनिंग है, उसका जस्टिफिकेशन है क्योंकि जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो मीनिंगफुल है और जो जस्टिफिकेशन है वो वेल नेटवर्कड है क्योंकि जो उसने पहले सीखा है, जो प्रायर नॉलेज जो उसने गेन करी है, जो अपने कोर्स में उसने सीखा है, या उसे जो तत्व ज्ञान है H2O का जो उसे मॉलिकुलर नेचर पता है, या उसे जो उसने मोल कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ग्रहण करी है, जिससे वो उसका जो आंसर है वो मीनिंगफुल लग रहा है, मीनिंगफुल प्रेजेंट हो रहा है। मतलब कि क्या उसकी मतलब कि जो एटम है वो उसे एटम का ज्ञान है, उसे जो है बैलेंस इक्वेशन को कैसे बैलेंस होती है उसे उस बात का ज्ञान है, उसे मतलब केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है उसका ज्ञान है, तो उसका जो आंसर है वो ज़्यादा मीनिंगफुल है और ज़्यादा जस्टिफाइड है, जो कि उसकी प्रायर नॉलेज यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है उससे जस्टिफाइड उसके थ्रू वो जस्टिफाइड है। और जो केयरफुल डिडक्टिव वर्क जो कि डेफिनेशन के थ्रू जो उसने सीखा है, जो लॉजिकली उसने सीखा हुआ है, जो लॉजिकली और रैशनलाइजेशन उसके थ्रू जो है उसने प्राप्त किया हुआ है,
Justification thus is central to this idea of knowledge. The question of what kind of justification is necessary to constitute knowledge is the focus of much reflection and debate among philosophers. तो ये जो जस्टिफिकेशन है ये सेंट्रल आइडिया है, यानी कि एक सेंट्रल कोर मीनिंग है नॉलेज का। ये एक सेंट्रल आइडिया यानी कि कोर आइडिया है जस्टिफिकेशन नॉलेज का। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ, लेकिन फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किस टाइप का जस्टिफिकेशन नेसेसरी है कि उसे नॉलेज का पार्ट बनाया जाए। और ये डिबेट का और एक क्वेश्चन का मतलब एक विचार का विषय था बहुत से फिलोसोफर्स के लिए। द थ्री प्रोमिनेंट अप्रोचेस दैट हैव बीन टेकन इन एन अटेम्प्ट टू आर्टिकुलेट हाउ जस्टिफाइबल बिलीव्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद 3 अप्रोच लिए गए कि जस्टिफिकेशन को डिफ़ाइन करने के लिए या जस्टिफाइबल बिलीव्स को डिफ़ाइन करने के लिए कि जस्टिफाइबल बिलीव्स कैसे किसी हम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम जस्टिफाइबल बिलीव कैसे बोल पाएंगे। तो उसके जो 3 अप्रोच थे उसमें से पहला है फाउंडेशनलिज्म। फाउंडेशनलिज्म मतलब फाउंडेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन का फाउंडेशन क्या है, उसका बेस क्या है, उसका ग्राउंड क्या है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का ग्राउंड या फिर बेस या फिर फाउंडेशन जो है वो मैथमेटिक्स में है। सबसे पहले जब स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत हुई तो जो क्वालिटेटिव डाटा वो अरेंज किया गया है। क्वालिटेटिव डाटा जो कि सर्वे के मेथड से अरेंज किया गया, किसी पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन की स्टडी की गई पर्टिकुलर ईयर्स में, जैसे 10 सालों में उसमें कितना इंक्रीज़ आया है या फिर इस तरह से उसके बारे में स्टडी की गई। उसके बाद उसे मीनिंगफुल ऑर्डर में उसे ग्राफ्स या फिर टेबुलेशन मेथड के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, ताकि वो उसका जो ऑर्डर है वो क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद उसका एनालिसिस हुआ, उसके बारे में जो स्टडी हुई, और उसके बाद जो है हम लोग एक नेसेसरी प्रेडिक्शन पे पहुँचे, कंक्लूजन पे पहुँचे। तो ऐसे स्टैटिस्टिक्स का निर्माण हुआ। तो उसका जो फाउंडेशन है वो मैथमेटिक्स में है। तो इसीलिए और जो फाउंडेशन है वो ट्रू बिलीफ्स पे होना चाहिए, जो कि बिलीफ्स हैं और उनका जो उसका जो नेचर है वो ट्रुथ पर है, मतलब सच्चाई पर है। जैसे मैथमेटिक्स का जो नेचर है वो ट्रुथ पर है, वो डिडक्टिव मेथडोलॉजी पर है, लॉजिक पे है और रैशनलाइजेशन पे है। फ्रॉम विच अदर कंक्लूजन्स कैन बी डिराइव्ड, जिससे कि दूसरे कंक्लूजन पर हम पहुंच पाए। तो हम मैथमेटिक्स के थ्रू जो है वो स्टैटिस्टिक्स पे पहुंच पाए। और जो दूसरा अप्रोच है या सेकंड अप्रोच है वो है कोहेरेंटिज्म, जिसमें कोहेरेंट का मतलब होता है एक ऑर्डरली वे में प्रेजेंट करना, which argues that knowledge consists of systems and must be evaluated on the degree to which the system has logical coherence that corresponds to the external factors। तो इसमें कोहेरेंटिज्म में आर्ग्यू किया गया जो किया था कि जो नॉलेज है वो सिस्टम पे बेस्ड होनी चाहिए और उसका मूल्यांकन होना चाहिए ऑन द डिग्री टू विच द सिस्टम हैज़ लॉजिकल कोहेरेंस। और उसका जो बेस होना चाहिए वो उस सिस्टम पे होना चाहिए कि जो नॉलेज है उसका लॉजिकल कोहेरेंस जो है, लॉजिकल एक ऑर्डर, एक सिस्टम बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी ने बोला कि मेरी उम्र जो है वो 17 साल है से ऊपर है, अगर किसी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरी जो एज है वो 17 ईयर्स से अबव है, लेकिन हमारे पास एक कोई फैक्टर नहीं है जिससे हम एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है। एक करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट नहीं है उसमें, या फिर दूसरा कोई फैक्टर नहीं है जिससे हमें पता लग पा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर वहीं एक स्टेटमेंट और प्रोवाइड हो जाए कि मेरा जो जन्म है वो 1998 में हुआ है, तो इससे हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि हाँ, कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो एज है वो 17 साल से ऊपर है। तो उसमें कोहेरेंस, एक लॉजिकल कोहेरेंस की ज़रूरत है, एक लॉजिकल ऑर्डर की ज़रूरत है, और वो एक्सटर्नल फैक्टर से मेल खाना चाहिए, जो बाहरी तथ्य हैं उनसे मेल खाना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड अप्रोच है वो रिलायबलिज़म की है, कि जो रिलायबल, उस पर भरोसा
किया जा सके जो पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या बिलीफ है, विच आर्ग्यूज दैट देयर आर गुड एंड बैड वेज टू डेवलप बिलीव्स एंड द जस्टिफाइड बिलीव्स आर दोज बिलीव्स दैट आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन गुड एंड रिलायबल मेथड्स। तो जो रिलायबलिज्म है इसमें आर्ग्यू किया गया है कि दो तरीके हैं गुड और बैड एक बिलीफ को डेवलप करने के लिए, और जो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है ये उन बिलीफ को कहा जाता है जो कि जिनका बेस है गुड और रिलायबल मेथड्स पे, जिन मेथड्स पे हम भरोसा कर सकते हैं। ऑल द फिलोसोफर्स डिसएग्री ऑन विच इज़ द most agree that the justification can and should involve all of these elements। तो जो philosophers थे वो डिसएग्री कर रहे थे कि कौन सा जो है फंडामेंटल या फिर मोस्ट बेसिक है जस्टिफाइबल बिलीफ को जस्टिफाई करने के लिए, जो फाउंडेशनलिज्म, कोहेरेंटिज्म और रिलायबलिज्म में से कौन सा मोस्ट फंडामेंटल है। तो बहुत से जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अग्री किया कि जस्टिफिकेशन अगर हम जस्टिफाई करना चाहें किसी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को या बिलीफ को तो उसमें तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो जो जस्टिफिकेशन है किसी भी इंफॉर्मेशन का या फिर बिलीफ का हो पाएगा। नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज का क्या करेक्टर है, उसका क्या नेचर है। तो फर्स्ट करेक्टर जो है नॉलेज का वो है नॉलेज इज़ अ ग्रुप ऑफ बिलीफ। ये एक ग्रुप है, एक सेट है बिलीफ का। नॉलेज इज़ प्रॉपरली जस्टिफाइड ट्रू बिलीव्स। तो अगर नॉलेज को हम ज़्यादा स्पष्ट रूप से जानना चाहें तो वो है प्रॉपरली जो कि ढंग से जस्टिफाई की गई ट्रू बिलीव्स हैं, जिन बिलीव्स में सच्चाई है और वो जस्टिफाइड, वो प्रूव्ड है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज इज नॉलेज नीड्स अ पॉजिटिव नॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। तो नॉलेज को एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक रूप से उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए, तभी वो नॉलेज कहलाई जाएगी। अगर उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा तो वो नॉलेज के उसका मूल्यांकन नहीं होगा तो वो नॉलेज के रूप में प्रकट नहीं हो सकती, उसे हम नॉलेज नहीं कह सकते। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज इज नॉलेज इन्वॉल्व्स ऑथराइजेशन। तो नॉलेज को ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है, मतलब उसे अप्रूवल की ज़रूरत होती है। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को अप्रूवल की ज़रूरत होती है, जो उनके जो उस फील्ड में जो रिसर्च करते आ रहे हैं या फिर जिन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है उस फील्ड में, जो सीनियर मोस्ट हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के, जो सीनियर्स हैं उनके थ्रू अप्रूवल की ज़रूरत होती है। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत सी जो रिसर्चेस थी उन्हें बाद में अनऑथराइज कर दिया गया था, उनको अप्रूवल नहीं मिला था। एंड फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ नॉलेज इज नॉलेज वांट्स अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन। तो नॉलेज को अप्रूवल और सर्टिफाई करने की ज़रूरत होती है कि अगर किसी भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्टिफाई किया जाता है, उसे अप्रूव किया जाता है। जैसे कि जब कॉमेट की वो डिस्कवरी हुई तो सबसे पहले जो है उसकी एक एमेच्योर स्टडी के रूप में वो प्रेजेंट हुआ था, एक एमेच्योर स्टडी के रूप में प्रेजेंट हुआ था, और उसके बाद जो उस फील्ड से रिलेटेड जो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड से रिलेटेड जो रिसर्चर्स थे या फिर जो साइंटिस्ट थे जिनकी एक पहचान थी, उन्होंने उस स्टडी को अप्रूव किया, उसे सर्टिफाई किया, उसके ऊपर कमेटी बैठाई, उसके ऊपर रिसर्च किया और जो है एक कंक्लूजन पे, एक निष्कर्ष पे वो पहुँचे। नॉलेज रिक्वायर्स सम ग्राउंड एंड रीज़न। तो नॉलेज का कोई एक आधार होना चाहिए और एक रीज़न होना चाहिए। जो नॉलेज जो है उसमें क्यों, मतलब कि उसका एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ करके, और उसका एक आधार होना चाहिए, एक फाउंडेशन होना चाहिए। और सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक है नॉलेज का, नॉलेज नेसेसिटेट्स एक्सप्लेनेशन एंड एक्सक्यूज़। तो नॉलेज में ये दो नेसेसरी चीज़ें होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज़। एंड एट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज इज नॉलेज नीड्स वैलिडेशन एंड रैशनलाइजेशन। तो नॉलेज में वैलिडेशन उसे मतलब कि अप्रूवल की ज़रूरत होती है, और रैशनलाइजेशन उसमें तर्क संगता होनी चाहिए, कि उसमें तर्क होना चाहिए, किसी भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में तर्क होना चाहिए। अगर उसमें लॉजिक नहीं है तो वो नॉलेज नहीं कहलाई जा सकती। नाइन कैरेक्टर ऑफ नॉलेज इज सक्सेस स्टेट ऑफ फॉर बिलीव्स।
तो नॉलेज जो है वो सक्सेस स्टेट है बिलीफ का। अगर एक बिलीफ है उसको फेल कर दिया जाए तो जो फेल्ड स्टेट होगा वो नॉलेज नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन अगर वहीं बिलीफ को जो है अगर उसने अप्रूवल मिल गया है, उसे सर्टिफाई कर दिया गया है, उसे वैलिडेशन, उसे अप्रूवल मिल चुका है, उसमें तर्क है और उसमें रीज़न है, तो वो सक्सेस स्टेट पर पहुंच गई है, मतलब वो बिलीफ, और वो फिर नॉलेज बन जाती है। एंड 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज इज़ अ किट ऑफ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। तो नॉलेज जो है वो किट है, एक सेट है, जस्टिफाइड जो प्रूफ्ड है, ट्रू बिलीफ जो जिन बिलीव्स में सच्चाई है उनका एक सेट है, एक समूह है। 11th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज इज़ पावर ओवर वन सेल्फ ओवर द वर्ल्ड। तो नॉलेज जो है वो पावर है अपने आप स्वयं पे भी और पूरे वर्ल्ड संसार में भी। 12th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज इज़ पावर टू मैनिपुलेट आवर एनवायरनमेंट। तो नॉलेज जो है वो पावर एक हमारे एक हमें शक्ति मिल जाती है। अगर हम पे नॉलेज है तो हमें शक्ति मिल जाती है मैनिपुलेट करने की, एक विचार अंकुरित करने की अपने एनवायरनमेंट में, उसको मैनिपुलेट करने की। और 13th कैरेक्टरिस्टिक जो नॉलेज है उसका है 13 कैरेक्टरिस्टिक है नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज फॉली। तो नॉलेज जिसमें कॉमन सेंस नहीं है वो फॉली यानी मूर्खता के समान है। नाउ वी विल डिस्कस इनिशियल्स ऑफ द वर्ड नॉलेज। तो नॉलेज की जो इनिशियल्स है उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएटली हम उस नॉलेज का मीनिंग को जान पाएंगे। तो जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट नॉलेज के रिगार्डिंग, जिससे हम नॉलेज को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो जो के अल्फ़ाबेट है नॉलेज में वो रिप्रेजेंट करता है किट ऑफ ट्रू एंड जस्टिफाइड बिलीफ। तो ये किट है, समूह, सेट है ट्रू और जस्टिफाइड बिलीफ का, जो बिलीफ हैं जो कि सच है, और जस्टिफाइड जो वेल प्रूव्ड है। एंड नीड्स प्रूफ्स एंड अप्रूवल्स। तो इसे प्रूफ की प्रमाण की ज़रूरत होती है और अप्रूवल की ज़रूरत होती है, इसको मतलब वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। ओ से तात्पर्य है जो ओ वर्ड है, ओ अल्फ़ाबेट है नॉलेज में, KNO से है ऑब्जर्वेशन। इसे नॉलेज को जो है हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्राप्त कर पाते हैं। हमने ऑब्ज़र्व किया किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में हमने ऑब्ज़र्व किया, उसके बेस पे हमने एविडेंस प्रूफ इकट्ठा करे। W से KNOW। तो जो W अल्फ़ाबेट है उससे नॉलेज का जो मीनिंग जो प्रेजेंट होता है, जो W से मीनिंग रिप्रेजेंट करता है वो है वांट्स वेरिफिकेशन। तो नॉलेज को वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उसे वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है, उसे रीचेक करने की, या मतलब उसके ऊपर दोबारा से स्टडी करने की ज़रूरत होती है। वेरीफाई उसे किया जाता है, एक बार दोबारा से रीचेक करा जाता है, तो उसे वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। और L से तात्पर्य है लेजिटिमेटाइज्ड फैक्ट्स। तो जो फैक्ट्स है या इंफॉर्मेशन है, जो तथ्य है वो लेजिटिमेटाइज्ड यानी कि जायज़ होने चाहिए, यानी कि लीगल होने चाहिए। अगर उसमें लीगैलिटी नहीं होगी, नॉन लीगल मतलब कि वो मतलब लीगल नहीं है या जायज़ नहीं है, तो वो नॉलेज की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ई से जो मीनिंग समझ में आता है हमें नॉलेज का, वो है एक्सपीरियंस। तो क्योंकि नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस के बेस पे गेन करी जाती है। हमें एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड का, पर्टिकुलर फील्ड में हमें एक्सपीरियंस है तो हमें उसके बारे में नॉलेज है। डी से है डिवोशन एंड डेडिकेशन। तो हमें किसी भी सेट ऑफ बिलीफ पे या फिर किसी भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पे हमारा डिवोशन होना चाहिए, डेडिकेशन, हमारे जो मतलब कि उसके प्रति हम लोग जो है हमारा भरोसा होना चाहिए उस चीज़ पे, और हमारी डेडिकेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और जी से है ग्रुप ऑफ बिलीफ। ये एक ग्रुप है, एक सेट है बिलीफ का। ई से है एग्जैक्टनेस से मतलब है कि जैसी वो इंफॉर्मेशन है, जैसा उसका मीनिंग है वो वैसे ही प्रेजेंट हो, मतलब जैसा है उसे वैसे ही प्रेजेंट, जो इन्फॉर्मेशन जैसी है उसे वैसे ही प्रेजेंट किया जाए, उसे तोड़ मरोड़ के नहीं प्रेजेंट किया जाए। इम्पॉर्टेंस ऑफ
And now we will discuss the importance of knowledge. So knowledge is said to be power. नॉलेज जो है वो पावर है ओवर वन सेल्फ एंड ओवर द वर्ल्ड. तो नॉलेज जो है उसका जो सिनोनिम है यानी कि दूसरा मतलब है वो पावर से है, क्योंकि नॉलेज के थ्रू जो है अगर हमें नॉलेज है किसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर तो हम जो है पावरफुल महसूस करेंगे, खुद को शक्तिशाली महसूस करेंगे. हमें एक मतलब नई ऊर्जा हमारे अंदर आ जाएगी, एक जो है हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस एरिया में. And second importance of knowledge is that knowledge without common sense is folly, without method it is waste, without kindness it is fanaticism, without religion it is death, but with common sense it is wisdom, with method it is power, with charity it is beneficence, with religion it is virtue and life and peace. तो अगर जो नॉलेज है अगर उसमें कॉमन सेंस नहीं है तो वो फॉली, मूर्खता के समान है. अगर उसमें मेथडोलॉजी यानी मेथड नहीं है, उसमें उसे करने का मतलब जो नॉलेज है उसमें कोई मेथड नहीं है तो वो वेस्ट है, यानी कि टाइम का वेस्ट है. वो विदाउट का वो मतलब वो नॉलेज नहीं है, वो वेस्टेज है. विदाउट काइंडनेस इट इज़ फैनेटिसिज्म. अगर उसमें काइंडनेस यानी कि कंपैशन नहीं है तो वो फैनेटिसिज्म यानी कि अजीब व गरीब है, यानी कि वो ल्यूनेटिक है, पागलपन है. विदाउट रिलीजन इट इज़ डेथ. तो अगर उसमें रिलीजन नहीं है तो वो डेथ के समान है. बट विद कॉमन सेंस इट इज़ विजडम. अगर उसमें कॉमन सेंस है तो वो विजडम यानी कि जो है बुद्धिमानी की बात है. विद मेथड इट इज़ पावर. अगर उसमें मैथडोलॉजी है तो वो पावर के समान है. विद चैरिटी इट इज़ बेनिफिशेंस. अगर उसमें चैरिटी है यानी कि चैरिटी है, उसमें उदारता है तो वो बेनिफिशेंस के यानी कि एक समाज में भलाई की तरह उस नॉलेज को इस्तेमाल किया जा सकता है. विथ रिलीजन इट इज़ वर्च्यू एंड लाइफ एंड पीस. अगर उसमें रिलीजन है तो वो वर्च्यू है, लाइफ है और पीस है. Knowledge is a comfortable and necessary retreat and shelter for us in advanced age, and if we do not plant it while young, it will give us no shade when we grow old. तो knowledge जो है कंफर्टेबल, एक कंफर्ट हमें प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है इस एडवांस एज में जो कि साइंटिफिक एज है. इसमें अगर हम पे नॉलेज नहीं है तो हम लोग जो है हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा और ये हमें एक हेल्प की तरह एक हेल्प जो हमें मतलब अगर हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, अगर हम पे नॉलेज नहीं है इस एडवांस्ड एज में, हम खुद को ढाल नहीं पाएंगे अगर हम पे नॉलेज नहीं है. तो अगर ये एक प्लांट की तरह है नॉलेज जो है, अगर हम इसे अगर हम इसे इसके जो सीड है, इसके जो बीज हैं उसको प्लांट नहीं करेंगे जब हम मतलब छोटेपन मतलब बचपन में ही हम अपने अंदर नॉलेज के जो सीड है उसको प्लांट नहीं करेंगे तो समय आने पर या फिर जब हम बड़े होंगे या हमारी मुसीबत के समय इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसको अपने अंदर हमने उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दी नॉलेज को. The essence of knowledge is having it to apply it, not having it to confess your ignorance. तो जो एसेंस है नॉलेज का, अगर हम पे नॉलेज है तो हम उसे अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो हम अपना इग्नोरेंस शो करेंगे. नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटल डेवलपमेंट. तो नॉलेज जो है मेंटल मानसिक विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ वी विल डिस्कस काइंड्स ऑफ नॉलेज. तो नॉलेज के बहुत से प्रकार हैं, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज हमें दी गई है, जैसे एक्सप्लिसिट नॉलेज, इम्प्लिसिट नॉलेज, टैसिट नॉलेज, कंडीशनल नॉलेज, प्रोसीड्यूरल नॉलेज, प्रायर नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज एंड डिक्लेरेटिव नॉलेज. सो नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज विच इज़ एक्सप्लिसिट और नो वर्ड नॉलेज. तो जो एक्सप्लिसिट नॉलेज या नो वर्ड नॉलेज से तात्पर्य है कि मतलब किस चीज़ को वो चीज़ क्या है, मतलब उसकी जो कोई भी सब्जेक्ट है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है कि वो क्या है जो कि हम लोग
ट्रांसफ़र, ये कम्युनिकेबल एक्सप्लिसिट जो नॉलेज होती है वो कम्युनिकेबल, यानी कि एक से हम दूसरे में स्प्रेड कर सकते हैं, उसको एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। मतलब उसका जो मीनिंग है, उसका जो कोर मीनिंग है, उसका जो सेंट्रल आइडिया है या बेस है, उसको हम पहुंचा सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, उसे बांट सकते हैं। और जो है ये जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है ये नो वर्ड कॉन्सेप्ट पे चलती है। और ओवर्ट नॉलेज, इसको हम ओवर्ट नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फॉर्मलाइज्ड एंड कोडिफाइड, तो इसे फॉर्मलाइज एक फॉर्मल वे में प्रेजेंट किया जा सकता है और इसे कोडिफाई किया जा सकता है। इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिकॉग्नाइज, स्टोर एंड रिकवर और रीगेन, तो ये इसे रिकॉग्नाइज करना, इसे स्टोर करना या दोबारा से रिकवर करना या रीगेन करना बहुत आसान है। जैसे कि इसको स्टोर हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, या फिर इंटरनेट मतलब कि डाटाबेस में हम इसे स्टोर कर सकते हैं, या फिर फाइल में, फ़ोल्डर में हम इसे स्टोर कर सकते हैं। इसे स्टोर किया जा सकता है, इसे कोडिफाई किया जा सकता है, और इसको हम ईज़िली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसे ईज़िली समझ सकते हैं, इसे रिकवर कर सकते हैं। अगर जो है अगर हम भूल गए हैं उस चीज़ को, तो हम वापस से बुक के पेजेस पलटेंगे तो हम वापस से उस कंसेप्ट के बारे में जान लेंगे, तो दोबारा से हम रीगेन कर लेंगे उस नॉलेज को। एक्सप्लिसिट नॉलेज में बी फाउंड इन डाटा बेसिस, मेमोज, नोट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये एक्सप्लिसिट नॉलेज जो है वो डाटा बेसिस जो कि इंटरनेट में पाया जाता है, मेमोस जो कि जिसमें हम रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं, नोट्स जो है उसमें भी हम जो कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है किसी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग या फिर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हम उसे स्टोर कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट नॉलेज कैन बी ईजिली, रेडिली एक्सेस्ड एंड वर्बलाइज, तो ये ईजिली एक्सेसिबल है, हम कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर बैठ के भी एक्सेस कर सकते हैं, और वर्बलाइज इसको लिख सकते हैं, इसको एक रिटन फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, बुक्स में या फिर इंटरनेट में या फिर वेबसाइट्स में या ब्लॉग्स में हम लोग जो है उसे वर्बलाइज कर सकते हैं। इट कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड टू अदर्स, तो ये ईजिली ट्रांसफरेबल है, एक से दूसरे व्यक्ति तक बहुत ईजिली पहुंच सकता है। जो उसका सेंट्रल आइडिया है या सेंट्रल मीनिंग है वो एक से दूसरे तक ईजिली पहुंच सकता है। मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज कैन बी स्टोर्ड इन सर्टेन मीडिया, तो ये सर्टेन मीडिया जैसे सीडीज़ हो गई, पेन ड्राइव्स हो गई, इसमें इसको स्टोर किया जा सकता है। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन एनसाइक्लोपीडिया एंड टेक्स्ट बुक्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज, तो जो इंफॉर्मेशन जो एनसाइक्लोपीडिया से टेक्स्ट बुक्स में होती है, एनसाइक्लोपीडिया में जैसे कि अगर हमें बर्ड्स के बारे में जानना है डिफरेंट टाइप की, तो हमें उसमें हर एक प्रजाति मिल जाएगी बर्ड की, या फिर अगर हमें प्लैनेट्स के बारे में जानना है तो हमें उसमें मतलब कि डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या टेक्स्ट बुक में हमें किसी भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो हमें वो रेडिली ईजिली मिल जाएगी, और वह एक्सप्लिसिट नॉलेज का एक प्रकार है। तो ये नो वर्ड कंसेप्ट में चलती है। सेकेंड वन इज़ इम्प्लिसिट नॉलेज और टैसिट नॉलेज। तो जो इम्प्लिसिट नॉलेज है वो एक्सप्लिसिट नॉलेज का के कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक अपोजिट है उसके। जैसे कि एक्सप्लिसिट नॉलेज जो है उसको ईजिली ट्रांसफरेबल यानी कि कम्युनिकेट किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, पर जो इम्प्लिसिट नॉलेज है उसे ईजिली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ईजिली कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो इम्प्लिसिट नॉलेज है वो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, इसे कॉम्प्रीहेंड नहीं किया जा सकता। ये जो है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक सीमित रहती है क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पे होती है, और एक्सपीरियंस हम डायरेक्टली किसी से ऐसे मतलब जो है मतलब जो एक्सपीरियंस जिसे होगा एक पर्टिकुलर एरिया में, वही उस इंफॉर्मेशन को जान पाएगा, जो सेकंड पर्सन है वो नहीं जान पाएगा। सो जो इम्प्लिसिट नॉलेज या फिर टैसिट नॉलेज इज़ द टाइप ऑफ नॉलेज दैट इज़ कॉम्प्लेक्स टू ट्रांसमिट टू अनदर इंडिविजुअल यूजिंग वर्बलाइजिंग और राइटिंग इट डाउन।
तो ऐसे लिख कर या इंसाइक्लोपीडियाज़ में लिख कर या टेक्स्ट बुक्स में लिख कर, जो कि हम एक से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे योग दर्शन होता है, वो एक्सपीरियंस के बेस पे गेन किया जाता है। जो योगा है उसमें एक्सपीरियंस के थ्रू जो है उसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किसी भी योगी पे आता है। तो वो जो है वो लिख कर जो है उसको जो आनंद की जो अनुभूति वो करता है वो दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता। वो लिख कर दूसरा नहीं समझ सकता उस बात को। उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा वो चीज़, तभी वो उसके बारे में जान पाएगा। और या फिर कोई जॉब होती है जैसे टीचिंग की जॉब, तो जो टीचर जो है अपना एक्सपीरियंस जो है वो अपने स्टूडेंट्स पे पास ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि जो टीचर है उन्होंने अपना एक रिस्पेक्टिव टाइम दिया है उस ट्रेनिंग को, उस जॉब को एक रिस्पेक्टिव टाइम दिया है, और वो एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने गेन किया है, और वो ऐसी रेडिली पास ऑन नहीं कर सकते अपने स्टूडेंट्स को। उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, एक टाइम पीरियड की ज़रूरत होगी उस एक्सपीरियंस को गेन करने की। It can be well defined as experiences, culture, ideas and skills that the public has but are not classified and may not essentially be simply articulated. तो जो implicit knowledge है इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक्सपीरियंसेस के थ्रू, या कल्चर में एक जो बाहरी व्यक्ति, जो फॉरेन व्यक्ति है, उसको जो एक पर्टिकुलर कल्चर है उसका ज्ञान नहीं हो सकता। जो एक पर्टिकुलर मेंबर्स हैं उस कल्चर के, जो उस कल्चर को फॉलो करते हैं, उनके अलावा उनको एक्सपीरियंस है उस कल्चर का, या वो ट्रेडिशनली उसको उनके अंदर पास ऑन या जेनेटिकली पास ऑन हुआ है। तो जो बाहरी व्यक्ति है उसको उस कल्चर का ज्ञान नहीं हो सकता। या आइडियाज़, या किसी के जो प्रोडिगी होते हैं, या रिसर्चर्स होते हैं, या फिर साइंटिस्ट होते हैं, जो उनके जो दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, जैसे कि कंप्यूटर्स, जो साइंस जो पढ़ते हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है, उसके जो आइडियाज़ आते हैं दिमाग में, वो रेडिली पास नहीं कर सकता वो दूसरों को। उसके फील्ड से रिलेटेड जो आइडियाज़, जो कि डेवलपमेंट मतलब कि पर्टिकुलर फील्ड में जो डेवलपमेंट वो कर पाता है, तो वो उसी तक सीमित रहते हैं, वो बाहर जो है वो रेडिली पास ऑन नहीं हो पाते। एंड स्किल्स दैट द पब्लिक हैज़, और जो स्किल्स होती हैं, जैसे स्किल्स होते हैं, डिफरेंट स्किल्स होते हैं, जैसे हाउ टू स्विम, हाउ टू सिंग, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो पब्लिक के पास तो हैं पर उनको क्लासीफाई नहीं किया जा सकता है, एंड मे नॉट एसेंशियली बी सिंपली आर्टिकुलेटेड, और उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसे आर्टिकल के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट किया जा सकता है। विद टैसिट नॉलेज अ टीम मेंबर इज़ नॉट मोस्ट कॉन्शियस of the knowledge she or he has or how it can be of benefit to others। तो जो tacit knowledge है उससे जो एक पर्टिकुलर टीम का मेंबर है वो ना ही केवल कॉन्शियस है उस नॉलेज के रिगार्डिंग, पर उसे इस बात का भी ज्ञान है कि वो जो नॉलेज उसके पास है वो कैसे दूसरों तक बेनिफिट पहुंचा सकती है। जैसे योग दर्शन है, उसका जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको, वो उसे पता है कि उसे उस नॉलेज के बारे में पता है, और उसके बारे में ये भी पता है कि इससे जो बाकी व्यक्ति हैं उनका कैसे भला हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लिसिट नॉलेज आर नोइंग हाउ टू वॉक, रन, राइड अ बाइसाइकिल और स्विम। और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इम्प्लिसिट नॉलेज के, जो कि है नोइंग हाउ टू वॉक, कैसे, जैसे हर एक प्रत्येक व्यक्ति का एक इनर एबिलिटी होती है, सब में एक अलग मतलब कि हर एक तरीका, एक स्टाइल होता है एक्वायर कर, मतलब कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने का एक एबिलिटी होती है, सब में डिफरेंट होती है, जैसे कि हाउ टू वॉक, रन, राइड अ बाइसाइकिल और स्विम। एंड थर्ड नॉलेज इज टैसिट नॉलेज विच इज़ इम्प्लिसिट नॉलेज। तो जो टैसिट नॉलेज है उसे रेफ़र किया जाता है मतलब स्किल्स और जो एबिलिटीज़ हैं एक इंडिविजुअल के पास, जो कि उसने एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करी है, और जिसे
वर्ड्स में या फिर उसे आर्टिकुलेट करना मुश्किल है, और या फिर उसे कम्युनिकेट करना एक कम्युनिटी से दूसरी मतलब कि में पहुंचाना जो है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है दूसरे इंडिविजुअल को वो ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। Tacit knowledge is sometimes known by few alternate terms such as, तो टैसिट नॉलेज जो है उसको कुछ ऑल्टरनेट नेम से भी जाना जाता है, जैसे एक्सपीरियंशियल नॉलेज। तो क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पे नॉलेज है जो टैसिट नॉलेज है, इसे एक्सपीरियंशियल नॉलेज की उपाधि भी दी गई है। नो हाउ नॉलेज, और इसे हम नो हाउ नॉलेज कहते हैं। जो एक्सप्लिसिट नॉलेज थी वो नो व्हाट नॉलेज थी, लेकिन ये नो हाउ नॉलेज है, इसमें किसी भी मतलब टास्क को कैसे करना है इससे रिलेट करता है, इसलिए नो हाउ नॉलेज है। एंड थर्ड पॉपुलर नेम ऑफ टैसिट नॉलेज इज ट्राइबल नॉलेज, क्योंकि ये पर्टिकुलर ट्राइब यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। उनकी जो सेट ऑफ बिलीव्स हैं या फिर ट्रेडिशन मतलब पास ऑन हो रहा है, कि ट्रेडिशनली पास ऑन हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो ये ट्राइबल नॉलेज है। द टर्म ट्राइबल नॉलेज रेफर्स टू द फैक्ट दैट टैसिट नॉलेज ऑफ्टन स्प्रेड्स थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट बीइंग डॉक्यूमेंटेड एंड पॉसिबली नेवर एक्टिवली पॉइंटेड आउट और डिस्कस। तो इसे ये एक ट्राइब में जो है एक पर्टिकुलर ट्राइब में जो है ये फैलती जा रही चीज़ जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है या फिर जो बिलीफ है वो जो है उस पर एक पर्टिकुलर ट्राइब में फैली हुई हैं, क्योंकि उनको इस जो उनके जो एंसेस्टर्स थे वो उस पर्टिकुलर टास्क मतलब कि उस पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करते आ रहे हैं, और ये एक से दूसरे में ईज़िली रेडिली फैल जा रही है, क्योंकि लेकिन क्योंकि ये उनके पर्टिकुलर कल्चर से रिलेट करती है। बिना डॉक्यूमेंट भले ही किसी फॉरेन व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को मतलब वो चीज़ें रेडिली वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो उस ट्राइब का मेंबर है या उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो इजीली उस इंफॉर्मेशन को समझ जाएगा, बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना उसके ऊपर बिना कोई डॉक्यूमेंट्री देखे या फिर उसके ऊपर डिस्कशन हो, उस तौर तरीके को लेकर जो है उसके ऊपर डिस्कशन हो, उससे पहले ही वो उसे समझ जाएगा। फोर्थ टाइप ऑफ नॉलेज इज कंडीशनल नॉलेज, जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे बेस्ड होती है, कि पर्टिकुलर सिचुएशन पे बेस्ड होती है। कंडीशनल नॉलेज एनकम्पासेस अंडरस्टैंडिंग व्हेन एंड व्हाई सर्टेन प्रोसीजर्स और स्ट्रैटेजीज शुड बी अप्लाइड। तो कंडीशनल नॉलेज में जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस जो अंडरस्टैंडिंग उसका बेस होता है व्हेन और व्हाई, कब और क्यों। जैसे कि एक्सप्लिसिट नॉलेज में नो व्हाट था, इम्प्लिसिट नॉलेज में नो हाउ है, और कंडीशनल नॉलेज में जो है वो व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों, एक हम पर्टिकुलर मेथडोलॉजी जो है वो इम्प्लाई कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजी शुड बी अप्लाइड, कि कब हमें और क्यों एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को इम्प्लाई करना है एक टास्क के रिगार्डिंग। इट इन्वॉल्व्स सिचुएशनल जजमेंट एंड द एबिलिटी टू अडेप्ट वंस अप्रोच बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। तो स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को वो दर्शाता है या अप्रोच को दर्शाता है, उनकी जो एडेप्शन की मतलब कि वो कैसे अपने आप को ढाल पा रहा है, और उसमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग वो अपना जजमेंट जो है वो प्रेजेंट कर पा रहा है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, अ फाइनेंशियल एडवाइज़र डिसाइडिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर अ क्लाइंट बेस्ड ऑन देयर रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स एंड मार्केट कंडीशंस। तो जैसे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, वो पहले स्टडी करता है जो उसका क्लाइंट होता है उसके जो फाइनेंस है या फिर जो उसका अकाउंट्स हैं उसको स्टडी करता है, उसके जो पर्टिकुलर कंपनी के जो अकाउंट्स है या फिर फाइनेंस है उसको स्टडी करता है। उसके बाद वो एक स्ट्रैटेजी अपनाता है, उसको स्टडी करता है, उसकी कमियां वो निकाल पाता है कि कहाँ पे कमी है और कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, तो वो उसकी कमियां को वो पॉइंट आउट करता है, कॉल आउट करता है। उसके बाद वो जो क्लाइंट की जो एबिलिटी है कि वो रिस्क ले सकते हैं
या फिर उनके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, एक पर्टिकुलर ईयर में क्या उनके फाइनेंशियल गोल्स हैं, और मार्केट की क्या कंडीशन है, जैसे कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करने पे प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। तो उस सारी चीज़ों को, सारे मेजर्स को जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी में इम्प्लाई करते हैं। तो कंडीशन के बेस पे जो है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो काम करता है, पर्टिकुलर सिचुएशन के बेस में काम करता है। एप्लीकेशंस ऑफ कंडीशनल नॉलेज, तो कंडीशनल नॉलेज की कुछ एप्लीकेशंस हैं। कंडीशनल नॉलेज इज क्रूशल इन फील्ड्स रिक्वायरिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड अडेप्टेबिलिटी। तो जहाँ पे अडेप्टेबिलिटी यानी कि एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है उस हमें अडेप्ट करना है, या डिसीजन मेकिंग, हमें कोई डिसीजंस लेने हैं या स्ट्रैटेजी बनानी है किसी पर्टिकुलर टास्क के रिगार्डिंग, जैसे कि फाइनेंस हो गया, कंसल्टिंग हो गया, या फिर बिजनेस लीडरशिप हो गया। तो इसमें कंडीशनल नॉलेज का जो मतलब एप्लीकेशन है। फिफ्थ वन इज़ प्रोसीड्यूरल नॉलेज। तो प्रोसीड्यूरल नॉलेज जो है वो अंडरस्टैंडिंग का जो बेस होता है उसमें हाउ टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क या प्रोसीजर, मतलब कि कैसे किसी टास्क या प्रोसीजर को करना है। जैसे कि एक्सप्लिसिट नॉलेज में हमने पढ़ा था कि इसमें नो व्हाट था, यानी कि वो क्या, मतलब कि उसे कैसे हम, मतलब कि वो क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हमने इम्प्लिसिट नॉलेज पढ़ी जिसमें नो हाउ कि वो उसे कैसे करना है। और उसके बाद हमने जो ये कंडीशनल नॉलेज पढ़ी जिसमें व्हेन और वाई था। लेकिन ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज में हाउ टू परफॉर्म टास्क एंड प्रोसीजर, कि एक टास्क या फिर प्रोसीजर को किस प्रकार से करना है। इट इन्वॉल्व्स द स्टेप्स एंड सीक्वेंसेस नेसेसरी टू कंप्लीट एक्टिविटीज़ ऑफ्टन एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन। तो इसमें किसी भी टास्क को किस तरह से किया जाए, इसमें स्टेप्स जो है स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। ये जो टास्क होता है इसे कैसे परफॉर्म किया जाए, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डिवाइड किया जाता है, कि किसी एक्टिविटी को किस सीक्वेंस में कैसे स्टेप्स करना है, कैसी मेथडोलॉजी अपनानी है। और ये प्रैक्टिस जो लगातार प्रैक्टिस की हुई है या फिर रेपिटिशन, उस प्रैक्टिस को हमने रिपीट करके जो है इस नॉलेज का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज है, जो प्रोसेस के थ्रू या डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू हम टास्क को परफॉर्म करके प्राप्त करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जैसे एग्ज़ाम्पल दिया गया है, जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, नोइंग द स्टेप्स टू क्रिएट, अगर उसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो पहले वो प्रोजेक्ट को डिवाइड करेगा एक टाइमलाइन में, कि पहले उसे, जैसे कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है तो वो पहले अपने टास्क को डिवाइड करेगा कि किस टाइम पे उसे मतलब कि कौन से एस्पेक्ट को मतलब किस चीज़ को करना है। पहले अपने जो टास्क है उसको एक टाइम पीरियड में डिवाइड करेगा कि कितने टाइम में मुझे कौन सा टास्क करना है। उसके बाद वो रिसोर्सेज की, अब उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो लगेंगी उस टास्क को कंप्लीट करने में, क्या क्या डेटा की उसे ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जो चीज़ें होती हैं पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, उसमें उसकी क्या क्या आवश्यकता है। एंड सेटिंग डेडलाइंस, उसके बाद वो डेडलाइन सेट करेगा पर्टिकुलर टास्क के रिगार्डिंग। एप्लीकेशंस ऑफ प्रोसीड्यूरल नॉलेज, तो प्रोसीड्यूरल नॉलेज की कुछ एप्लीकेशंस हैं। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ क्रिटिकल इन प्रोसेस ड्रिवन फील्ड्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। तो इस टाइप की नॉलेज के जो हैं वो क्रिटिकल प्रोसेस ड्रिवन फील्ड, जो क्रिटिकल प्रोसेस ड्रिवन फील्ड्स जहाँ मतलब जो प्रोजेक्ट है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं उनमें जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, या इंजीनियरिंग हो गया, या मेडिसिन हो गया, जिसमें हम पर्टिकुलर टास्क को डिवाइड करके और उसको पूरा कर पाएंगे। जैसे कि इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी हम, जैसे कि वेबसाइट है कोई, तो उसकी पहले फ्रंट हैंड जो है उसको टाइम देगा, जो उससे रिलेटेड इंजीनियर है उससे फ्रंट हैंड को टाइम देगा। उसके बाद उसका बैक हैंड डिसाइड करेगा। तो मतलब सिस्टमेटिक वे में उसको जो है वो पूरा करेगा, और क्या क्या उससे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, क्या डेटाबेस की ज़रूरत होगी। और उसी तरह से जो मेडिसिन है उसका निर्माण होता है, उसे कोडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उसमें क्या क्या केमिकल्स लगेंगे या
उस मतलब क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ऐसी मेडिसिन के फील्ड में भी इसका एप्लीकेशन है। 6th वन इज़ डेक्लरेटिव नॉलेज। तो डेक्लरेटिव नॉलेज इन्वॉल्व्स नोइंग व्हाट इज़, मतलब कि ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो क्या है। इट इज़ अबाउट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इवेंट्स, आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स। एक पर्टिकुलर इवेंट या ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया ये क्या है, इसका मतलब कि जो मतलब कि ये जैसे कि सिंगिंग है तो वो क्या है, मतलब उसमें राग क्या है, सुर क्या है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या है। द नॉलेज इज़ ऑफ्टन द स्टार्टिंग पॉइंट इन लर्निंग प्रोसेसेस। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो मतलब फाउंडेशनल पॉइंट यानी कि बेस होता है किसी भी प्रोसेस को जानने का या समझने का, जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट होता है। प्रोवाइडिंग द फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन ऑन विच अदर नॉलेज इज़ बिल्ट। और इसके बाद जो है फर्दर जो है हम उसमें नॉलेज ले पाएंगे। जैसे सिंगिंग का हमने एक एग्जांपल लिया था कि उसमें राग और सुर क्या है। पहले जब तक उसे राग और सुर के बारे में नहीं पता होगा, वो आगे जो है वो उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना नहीं बढ़ा पाएगा, आगे फर्दर उस कोर्स को कैरी नहीं कर पाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल लिया है, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर नोइंग द सिंटैक्स एंड फंक्शंस ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस फाउंडेशनल नॉलेज इज़ नेसेसरी बिफोर दे कैन स्टार्ट राइटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। तो जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसे जो है जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जैसे कि सी हो गई या C++ हो गई या पाइथन हो गई, तो उसे उसके पहले सिंटैक्स यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन की, कैसे सेंटेंस लिखते हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसके फंक्शंस के बारे में नहीं पता होगा। जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी फंक्शंस या फिर सेंटेंस कैसे लिखते हैं उसके बारे में नहीं पता होगा, तो वो आगे जो है उसमें कुछ काम नहीं कर पाएगा। और अगर उसके इसके बारे में पता होगा कि इसमें कैसे सिंटैक्स यानी कि सेंटेंस कैसे लिखते हैं या फिर कैसे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो उसके पास फाउंडेशनल यानी बेसिक नॉलेज है, तो उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी प्रोग्राम कर पाएगा। एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज के। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज इज़ वाइटल इन द फील्ड्स वेयर अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ फैक्चुअल नॉलेज इज एसेंशियल, सच एज साइंस, टेक्नोलॉजी और लॉ। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो वाइटल है, इम्पॉर्टेंट है फील्ड्स में जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए किसी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का, यानी कि उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो बेस होना चाहिए, फाउंडेशनल नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। जैसे कि साइंस है, अगर साइंस है या टेक्नोलॉजी या लॉ है, अगर हमें इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी तो हम फर्दर इसमें डेवलपमेंट, अपना मेंटल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, हमें उस फील्ड के बारे में आगे का कोई इन्फॉर्मेशन मतलब कोई नॉलेज जो है हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। एंड 7th इज कंसेप्चुअल नॉलेज। So conceptual knowledge involves understanding overarching principles or concepts that govern a domain or a problem. It is about grasping the underlying framework or system that organizes individual pieces of knowledge. तो जो conceptual knowledge जो है वो particular concept से related होती है, जो कि involve करती है concept जो कि govern करते हैं एक particular domain को या फिर किसी problem को जो कि govern करते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं या कंसेप्ट लिए जाते हैं वो गवर्न करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या फिर एक डोमेन को। और ये किसी कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने का जो फ्रेमवर्क है या सिस्टम है, मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे में जो है उसे कंसेप्ट को जो है हम लोग इवॉल्व कर पा रहे हैं, उसे जान पा रहे हैं। और इसमें इंडिविजुअल जो है मतलब हर एक नॉलेज का एक इंडिविजुअल पहचान होनी ज़रूरी है, जो हर एक जो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है उसमें उसकी जो कमांड होनी ज़रूरी है पर्टिकुलर पीसेस की। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ दे इंटर रिलेट टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इशूज़। अगर एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट को कंसेप्ट पता है इकोसिस्टम के और बायोडाइवर्सिटी के और कैसे वो इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे से, मतलब कि कैसे मेल करते हैं एक दूसरे से, तो वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएगा।
कि कैसे उस जो इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी है वो उनकी जो एबिलिटी है जो एक दूसरे से इंटर रिलेट वो कर पाते हैं और उससे वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएगा. And now there are some application of conceptual knowledge which are given as follows. This type of knowledge is essential for roles that require a deep understanding of complex systems, theories or abstract concepts like research, academic teaching or high level strategic planning. तो ये जो कंसेप्चुअल नॉलेज है ये एसेंशियल है उन रोल्स के लिए जहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट की डीप या कॉम्प्लेक्स जो स्टोरी सिस्टम है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर डीप अंडरस्टैंडिंग है तभी उस पर जो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो हो पाएगी. तो ये उन फील्ड्स में इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पे या फिर थ्योरी पे बेस्ड है सिस्टम जहाँ पे हाई लेवल रिसर्च चलती है, हाई लेवल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है या फिर एकेडमिक रिसर्च या फिर एकेडमिक ट्रेनिंग होती है या फिर रिसर्च होती है. तो एक कॉम्प्लेक्स लेवल पे इस टाइप की नॉलेज का यूज़ होता है. 8th वन इज़ प्रायरी नॉलेज. तो जो प्रायरी नॉलेज है यानी कि प्री इंस्टॉल्ड नॉलेज जो कि पहले से चलती आ रही नॉलेज है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई बेस नहीं है, ये इनफाइनाइट टाइम से है. मतलब कि जब से इसका कोई सोर्स या ओरिजिन नहीं है कि ये कैसे इसकी शुरुआत हुई और ये कैसे इसने फॉर्म लिया. ये रीज़न के बेस पे चलती है, तर्क के बेस पे चलती है और मतलब ये इंडिपेंडेंट है एक्सपीरियंस से. जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, उसमें जो एज इट इज़ है उसकी हम मतलब जो है व्याख्या नहीं कर सकते किस तरह से ये प्रेजेंट हुआ है. जैसे कि 3+2 जो है वो 5 ही होगा, उसका कोई और आंसर नहीं होगा. तो ये जो है इसमें प्योर रीज़न जो है पूरा तर्क यूज़ किया गया है बजाय एक्सपीरियंस के. तो जो प्रायरी नॉलेज है, नॉलेज दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस एज विद मैथमेटिक्स 3+2 इज इक्वल्स टू 5 एंड डिडक्शन फ्रॉम प्योर रीज़न. तो ये इंडिपेंडेंट है एक्सपीरियंस के, जैसे कि मैथमेटिक्स की जो फील्ड होती है जो डिडक्शन जो थ्योरी पे जो बेस है जिसका आधार है जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स है उससे डील किया जाता है एज इट इज़. इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम लोग नई किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. इसमें कैलकुलेशंस के थ्रू या फिर रीज़न के थ्रू जो है या रैशनलाइजेशन तर्क के थ्रू जो है हम उस प्रॉब्लम के निष्कर्ष या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. द वर्ड प्रायरी लिटरली मीन्स फ्रॉम बिफोर और अर्लियर. तो जो प्रायरी है जो पहले से, मतलब इसका मतलब है जो बिफोर और अर्लियर जो पहले से है, जो नॉलेज यानी कि जो तर्क करने की जो ह्यूमन की एबिलिटी है टू डिराइव और टू रीज़न और टू यूज़ लॉजिक, जो कि उसकी एबिलिटी है वो पहले से है. और ये रीजनिंग के बेसिस नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड नीड नॉट टू बी एक्सपीरियंस डायरेक्टली एट दैट टाइम. और इसे जो है एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, इसे एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं होती और इसे जो है डायरेक्टली हम उसी टाइम पे जो अचीव कर सकते हैं. जैसे कि इसको जैसे कि पर्टिकुलर फील्ड होती है जैसे कि योग दर्शन है या फिर टीचिंग है, तो उससे सालों की उसमें रिसर्च या फिर जो है जो उसमें बहुत सालों का जो है संघर्ष रहता है. लेकिन जो ये फील्ड है जिसमें डायरेक्टली हम उसी टाइम पे जो है हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं. इट कैन बी डिराइव फ्रॉम रीजनिंग एंड डिग्री ऑफ एक्सपीरियंस. तो ये रीजनिंग के थ्रू जो है हम एक्वायर कर सकते हैं. जो प्रायरी नॉलेज है रीजनिंग के थ्रू जो है, लॉजिक के थ्रू जो है हम लोग इसे एक्वायर कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज़ पोस्टियोरी नॉलेज. तो जो पोस्टियोरी नॉलेज है वो प्रायरी नॉलेज का कॉन्ट्रडिक्टरी है. जैसे कि जो वर्ड है पोस्टियोरी, इसका मतलब है व्हाट कम्स लेटर और आफ्टर, जो बाद में आया, जो
प्रायरी का मतलब है विच कम्स अर्लियर, जो पहले आया, लेकिन पोस्टियोरी का मतलब है जो बाद में आया। इसमें जो है इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ होता है। जैसे प्रायरी नॉलेज में डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ होता है, जिसमें कैलकुलेशन और लॉजिक का यूज़ होता है, लेकिन इसमें जो है एग्जाम्पल्स का यूज़ होता है, एक्सपीरियंस का यूज़ होता है, जो कि हम अपने सेंसेस के थ्रू पर्टिकुलर नॉलेज को गेन कर पाते हैं। इज़ रिक्वायर्ड टू गेट नॉलेज। फॉर गेटिंग द नॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड हैव एन एक्सपीरियंस और एन आइडिया एक्वायर थ्रू सेंसेस। तो सेंसेस के थ्रू जो है वो एक्सपीरियंस को ग्रहण कर पाएगा कोई भी फील्ड से के रिगार्डिंग। जैसे साइंस है तो जैसे कि न्यूटन ने एक्सपीरियंस गेन किया था, जो कि उन्होंने एप्पल का जो देखा था कि वो पेड़ से नीचे गिर रहा है, और मतलब उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस किया कि जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और उसके बाद उनकी रिसर्च ने ग्रेविटी की एक शेप ले ली। सेकेंडली, वन शुड यूज़ लॉजिक एंड रिफ्लेक्शन टू डिराइव नॉलेज फ्रॉम इट। तो उसके बाद जो सेकेंडरी जो है वो फेस है लॉजिक का। जो प्राइमरी फेस है इसमें पोस्टियोरी नॉलेज में, वो है एक्सपीरियंस का, जो एक्सपीरियंस के थ्रू जो एक्वायर की जाती हैं चीज़ें या नॉलेज या इंफॉर्मेशन, जो कि मतलब एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट है। इट इज़ लाइक एम्पायरिकल नॉलेज एंड इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो ये एक एम्पायरिकल नॉलेज की तरह है, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, और ये इसका जो बेसिस है वो ऑब्जर्वेशन है। हम ऑब्ज़र्व करके इस पे जो कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं, पर्टिकुलर रिसर्च करके किसी भी फील्ड में या एरिया में हम एक ऑब्जर्वेशन, एक निष्कर्ष में पहुंच पाते हैं।